हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो मेरे जो दोस्त है उसके भाई के दोस्त के साथ ये चीज़ बीती है और ये बहुत खौफनाक चीज़ है। मतलब वो उसका जो दोस्त था वो कहीं घूमने गया था, मतलब अपने लिए नया घर ढूंढने गया था, बट वो वहाँ से कभी लौटा ही नहीं। और लौटा तो एक आत्मा बनकर, जो जो चीज़ सोच के बहुत खौफनाक लगती है कि वो वहां से लौटा भी, और लौटा कैसे, वो एक आत्मा बनकर। मतलब उसके घर वालों को भी ये चीज़ बहुत शॉक लगी होगी, बट वो आदमी कभी वहां से आया ही नहीं जहाँ वो गया था। वो वहां से कभी लौटा ही नहीं, अपने घर कभी आया ही नहीं। उसकी एक बीवी और उसका एक लड़की भी थी, जो बेचारे इंतज़ार करते रह गए। एक अपने पापा के लिए, एक अपने पति के लिए वो कभी इंतज़ार करती रह गई, बट वो कभी आया ही नहीं। वो कभी वापस नहीं आया। तो आज की स्टोरी पे भी इसी पर ही है कि वो इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो कभी वापस नहीं आ पाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। तो ये स्टोरी ना स्टार्ट होती है, मतलब ये कहानी स्टार्ट होती है कि मेरा जो दोस्त था उसने मुझे ये बात बताई थी कि उसके जो भाई हैं, उसके जो दोस्त के साथ क्या हुआ था। उसको ना, मतलब वो कंपनी में काम करता था एंड उसको वो काम करते हुए 5-6 साल हो गए थे। उसके बाद ना उसको ना अपना अलग ट्रांसफ़र लेना था। मतलब उसको, मतलब जहाँ वो रह रहा था ना, वो एक किराए के मकान पे रह रहा था और उसको वहाँ नहीं रहना था, क्योंकि उसको वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि मतलब पानी की दिक्कत, इन सब की दिक्कत। तो उसकी फैमिली में सिर्फ एक वो और उसकी बीवी और उसका एक लड़की ही होती है, जो उसकी लड़की सिर्फ 10 साल की थी। वही उस घर के अंदर रह रहे होते हैं और वो यही सोचते हैं कि हम कहीं और घर ले लेते हैं और वहाँ काम करना अपनी कंपनी में स्टार्ट करते हैं। उसका जो ट्रांसफ़र कंपनी से हो रहा था, उसको वहाँ नहीं जाना था। उसको वो अपनी कंपनी ही छोड़नी थी काम करने से, कि वो नहीं चाहता था। वो चाहता था मैं दूसरे शहर में जाके अपना खुद का बिजनेस करूँगा, मतलब खुद का अपना काम कर लूँगा, छोटा मोटा जो कोई रेडी खोल लूँगा या फिर कोई दुकान खोल लूँगा, उसका काम कर लूँगा। क्योंकि वो अलग, उस शहर से अलग जाना चाहता था, वो उस शहर में नहीं रहना चाहता था। तो उसकी बीवी और जो उसके बच्चे होते हैं ना, वो उनसे वही डिसाइड करता है कि कहता है कि मैं एक अलग शहर में जाके घर बार ढूंढूंगा, फिर मैं तुम लोगों को लेने आके तुम्हें बुला लूँगा। उसकी बीवी भी कहती है हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। तो उसकी जो, वो तैयार हो जाता है अगले दिन जाने के लिए, बट वो अपनी बीवी को ये चीज़ नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा था। उसकी बीवी वही बात पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सी ऐसी जगह है तुम जहाँ जा रहे हो। वो उसको नहीं बताती, नहीं बताता वो उसको कि मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ। बट वो फिर ठीक है, वो कहती है ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हें, जब मैं घर वहाँ ढूंढ लूँगा तुम्हें तब बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। बट मैं कुछ अलग अलग जगह चेक करना चाहता हूँ कि हम कहाँ अच्छे से सेटल हो सकते हैं, कहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं। तो उसकी बीवी यही पूछती है कि तुम विशाल कितने दिन में वापस आ जाओगे, क्योंकि उस लड़के का नाम विशाल ही था। तो विशाल बोलता है कि मैं ना 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि घर ढूंढने में तो मुझे टाइम लगेगा ही। तो उसकी बीवी कहती है ठीक है। तो जो विशाल की जो बस होती है ना, वो रात की होती है, करीब 12 बजे की उसकी बस होती है और वो उस बस के लिए निकल जाता है। तो जब वो बस में बैठा होता है ना, तो रात का तो टाइम ही होता है, सब कुछ सन्नाटा होता है और बस अपने रूट पे चल रही होती है। तो जो, बट विशाल की जो सीट थी ना, वो सबसे आगे की थी और उसके साइड में ही जस्ट एक फैमिली बैठी हुई थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। तो कंडक्टर से ये पूछता है भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो विशाल बोलता है मैं रत्नागढ़ जा रहा हूँ। वो चौकन्ना होकर उसको ये बात बोलता है कंडक्टर, आप रत्नागढ़ जा रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं रत्नागढ़ जा रहा हूँ, क्यों क्या हुआ। वो कंडक्टर उसे बोलता है नहीं कुछ नहीं, बट आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, जहाँ पे कोई नहीं जाता आप वहाँ जा रहे हो। वो कहता है क्यों, क्या है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है वहाँ पे पिशाचों का राज है, वहाँ आत्माएं भटकती हैं। वो कहता है कि तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, इस जमाने में तुम मुझसे क्या ये बातें कर रहे हो कि वहाँ पे ये है वो है। वो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप वहाँ जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाने से हर कोई डरता है। वो कहता है ठीक है देखा जाएगा। तो वो ना ऐसे आंखें बंद करके बैठा रहता है और अपनी जगह का आने का इंतज़ार करता है। बस से सब उतर जाते हैं, बस में कोई भी नहीं होता और उसके जो साथ में जो लोग बैठे हुए थे
जो एक फैमिली थी वो भी उतर जाती है। बट अभी तक विशाल का रूट नहीं आया था, विशाल का स्टॉप नहीं आया था। तो विशाल उस टाइम तक सो रहा था। विशाल की एकदम आँख खुलती है तो जो बस के चारों तरफ देखते तो बस में कोई नहीं होता, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर के अलावा। वो उसे बोलता है कि तुम, मेरा अभी तक स्टॉप क्यों नहीं आया कि और बस में कोई भी नहीं है। वो कहता है आपका स्टॉप ही लास्ट है, जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ पे हर कोई जाने से डरता है जहाँ आप जा रहे हो। वो कहता है कि तुम ये बताओ मेरा स्टॉप कब तक आएगा, तुम ये सब फालतू की बातें मुझसे मत करो। वो कहता है बस आपका स्टॉप आने ही वाला है और आप तैयार हो जाइए। वो कहता है ठीक है। तो उसका कुछ टाइम बाद 10 या 15 मिनट बीतते हैं, उसका स्टॉप आ जाता है और वो कंडक्टर उससे कहता है कि भाई साहब आप अब बस से उतर सकते हैं, आपका स्टॉप आ गया है। और जब विशाल इधर मुड़ के जब देखता है अपने स्टॉप को, तो वो देखता है कि मतलब वो जो टाउन था ना रत्नागढ़, वो पूरा एक ना जंगल टाइप का था। मतलब ऐसी जंगली, मतलब ऐसे जो रूट भी उसका लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था सुनसान है बिल्कुल, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है। पर वो अपने मन में ये सोचता है कि शायद अभी तो मैं गाँव के अंदर घुसा ही नहीं हूँ, जब मैं अंदर जाऊँगा तो तब पता चलेगा कि वहाँ पे है क्या असलियत में। तो वो उतर जाता है और वो जो बस थी वो वापस मुड़ के अपने रूट पे कहीं और चली जाती है। और वो पूरा जो रोड था ना एकदम सुनसान हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ विशाल खड़ा होता है। विशाल अपने उसका इंतज़ार करता है कि कोई ऑटो रिक्शा आएगी तो मैं अंदर जाऊँगा। बट वहाँ पे कोई ऑटो क्या रिक्शा तक नहीं आती, वहाँ कुछ नहीं था जिससे वो अपने मतलब वो अंदर जा सके। तो वो यही सोचता है कि ठीक है अब मैं पैदल पैदल ही मुझे जाना पड़ेगा। तो वो पैदल 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 चलता है। तो उसको जंगल से आवाज़ें भी बहुत आ रही होती है, बट वो उससे इग्नोर करता है और अपने सीधा चलता रहता है। कुछ आगे जाने के बाद ना उसे क्या है, एक आधे ही रास्ते पे ना उसको एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है तू पागल आदमी कहाँ जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो आया हूँ कि मुझे तो ये देखना है। वो कहता है क्या देखना है तुझे, तू क्यों आया है यहाँ। वो कहता है मैं यहाँ घर ढूंढने आया हूँ, अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा, यहाँ रहूँगा, आपको क्या दिक्कत है। वो कहता है तू जानता भी है तू कहाँ आया है। वो कहता है कि मैं कहाँ आया हूँ। वो कहता है तू रत्नागढ़ आया। वो कहता है मैं रत्नागढ़ तो आया हूँ, तो तुझे ये तो बता कि मैं हुआ क्या है यहाँ पर। वो उसे बताता है तू आगे जिस महल को तू यहाँ पीछे देख रहा है। तो वो जब एकदम साइड में होकर जो महल को देखता है तो उसके पीछे महल होता है एक बहुत बड़ा, मतलब एक हवेली टाइप होती है। तो वो कहता है कि हाँ क्या है इस हवेली में। तो कहता है इसमें एक महारानी रहती है, एक रानी रहती है, जो इस हवेली में एक बार चला गया तो वो वापस लौट कर अपने घर नहीं जाता। वो कहता है तू क्या ये फालतू की बातें कर रहा है मुझसे, मैं अपना घर ढूंढने आया हूँ, अगर मुझे ये हवेली सही प्राइस में मिल गई, सही रेंट पे मिल गई तो मैं यहाँ रह लूँगा ना। वो कहता है तू एक बार इसके अंदर चला भी गया ना तो कभी वापस नहीं आएगा, कभी घर लौट नहीं पाएगा अपने। मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ कि तू समझ जा। बट विशाल समझने का नाम नहीं लेता। विशाल यही कहता है कि मैं अंदर जाऊँगा और मुझे बहुत सारे लोग भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक खूबसूरत औरत भी मुझे वहाँ दिखाई दे रही है। तो जो वो आदमी होता है जो उसे रोक रहा होता है वो अपने साइड से चला जाता है। तो विशाल उसे कहता है हाँ भैया कहाँ जा रहे हो अब। वो कहता है अब तुम्हारा विनाश नज़दीक है, अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। वो उसकी बात को इग्नोर करता है। बट उसके मन में ना एक डर भी होता है कि क्या है शायद ये कुछ सच भी बोल रहा है मुझे। बट वो उस चीज़ को छोड़ के आगे आगे चलता। तो वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने पूरे ऐसे कपड़े पहने होते हैं जैसे वो हवेली का सेवक हो, वो काम करता हो। और वो आदमी और कोई नहीं था, वो आदमी वही था जो उससे थोड़ी देर पहले उसके सामने आके उसे हवेली में जाने से रोक रहा था। वो आदमी वही था। वो उससे पूछता है भैया तुम अभी तो वहीं थे पीछे, तो अब यहाँ कहाँ से आ गए। वो कह रहे भैया तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, मैं कब वहाँ आया, मैं तो अभी हवेली में से निकल के आया हूँ, मैंने तुम्हें अभी देखा है और आपका हवेली में स्वागत है आने के लिए। आप हमारी महारानी, हमारी रानी आपको अंदर हमारी बुलाना चाहती है, हमारी हवेली में आपको बुला रही है, आप आ जाइए, आपका स्वागत है इस हवेली में। उसको ना उसका दिमाग उस समय इतना स्टेबल में नहीं होता है कि वो ये सोच पाए कि जो अभी आदमी पीछे था वही आदमी अभी मेरे आगे आ गया।
बट वो उसकी बात मान के उस हवेली में चला जाता है। उस हवेली में उसे कुछ देर बैठे हुए नहीं, थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बेहद खूबसूरत एक औरत आती है जिसका चेहरा ऐसा हो जैसे कोई हीरा, उसका बदन ऐसा हो जैसे कोई चमकता हुआ सितारा, और उसने कपड़े पूरे ऐसे पहन रखे होते हैं महारानियों वाले, पूरे फ्लेयर वाले कपड़े उससे पहन रखे होते हैं। उसके सामने आगे वो बैठती है, वो उसका स्वागत करता है रानी साहब बोलकर, और वो उसका स्वागत करती है, वो उसे कहते हैं, और रानी उसे बोलती है बड़े दिनों बाद हमारी हवेली में कोई आया है, अच्छे से स्वागत करेंगे तुम्हारा। वो उससे सुन के वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो रानी उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें रास्ते में बताया नहीं कि यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं लोग इस जगह। वो कहता है कि लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ ही बोलते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ में, और मैं तो अपनी फैमिली को सेटल करने वाला हूँ इस शहर में, क्योंकि मुझे ये हवेली तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। वो कहते हैं कि आपकी फैमिली भी है। वो कहता है हाँ मेरी फैमिली भी है। वो बोलते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। वो कहता है कि मेरी एक बेटी जो 10 साल की है, और मेरी एक प्रेग्नेंट वाइफ। कहते हैं प्रेग्नेंट वाइफ। वो कहता है हाँ मेरी एक प्रेग्नेंट वाइफ भी है। ओके। और एकदम से ना जो उसको जो सेवक बाहर जो उसको लेकर अंदर हवेली में आया था, वो एकदम उसके सामने आ जाता है, और वो उसे ये बात बोलता है तुम्हारी बीवी कितने महीने से प्रेग्नेंट है। वो बोलता है मेरी बीवी को कम से कम 5 महीने हो गए होंगे। वो एकदम रानी उसे बोलती है उस सेवक को तुम अंदर जाओ, तुम्हारा इस चीज़ पे कोई काम नहीं है, तुम किस लिए आए हो, तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा है, तुम खाना बनाओ हमारे मेहमान के लिए। तो वो दोनों थोड़ी देर ऐसी बात कर रहे होते हैं, तो एकदम से वो जो सेवक होता है वो बाहर आ जाता है। महारानी क्या बोलता है कि हमारा खाना लग गया है, मैंने खाना लगा दिया, अब खाना खा लीजिए आप। वो सारे सामने बैठ जाते हैं। तो विशाल का ना मन नहीं होता खाना खाने का, क्योंकि उसे कुछ वहाँ पे ना ठीक नहीं लग रहा होता। तो वो विशाल बोलता है कि मेरा आज खाना खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरे को सोना है। तो रानी बोलती है पक्का आपको भूख नहीं है। वो कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है आप सोने चले जाइए। और वो उस सेवक को बोलते कि इनको अपना कमरा दिखा दीजिए। तो जो विशाल होता है उसको कमरा दिखा दिया जाता है, वो वहाँ बैठा हुआ होता है। तो एकदम वो जो सेवक था उसके सामने आता है, और वो सेवक उसे कहता है मेरा नाम महेंद्र है। वो कहता है ठीक है। वो उसे ना एक पानी की बॉटल भर कर देता है, और वो कहता है कि तुम इसको अपने पास ही रखना। वो कहता है ठीक है। और तुम ना अब मतलब अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो तुम चिल्लाकर मुझे आवाज़ मत लगाना। ये जो तुम्हें गेट दिख रहा है अपने कमरे में, यही मेरा कमरा है, तुम इसको ही बचा देना बस। बट मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये बोलता हूँ कि तुम बस चिल्लाना मत, चिल्लाकर बुलाना मत। वो कहता है ठीक है। वो चला जाता है। तो जो विशाल होता है ना, वो अपने बिस्तर पे सो रहा होता है आराम से, और उसको ना थोड़ी देर बाद ये महसूस होता है जो उसके पीछे एक पर्दा है ना, वो साइड से खिसक रहा है, कोई उसे हटाकर उसको अंदर से झांक रहा है, उसे देख रहा है। तो विशाल की एकदम आँख खुलती है, और वो पीछे मुड़कर देखता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वो उठता है, घबराहट से बहुत ज़्यादा उठता है, और जिसके साइड में पानी की बॉटल पड़ी होती है वो उसे पी लेता है। पीने के बाद एकदम से वो जो महेंद्र आता है वो अंदर आ जाता है, और वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने पानी पी लिया, जो मैंने तुम्हें मना किया था पानी पीने से, तो वो तुमने पानी पी लिया। वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पीछे से जो पर्दा था वो हट गया। तो वो कहता है कि ठीक है, बट ये पानी तुम्हारा पीने का नहीं है, तुम इसको साइड में ही अपने पास रखो, और इस पानी को मत पीना। और तुमने जरूर उसमें भी पीछे जो तुम्हारा पर्दा है वहाँ जाके गलती से भी झांकना मत और देखना मत। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये चीज़ तुम मत करना, और सुबह होते ही तुम इस घर से चले जाना। सुबह होते ही तुम इस घर से चले जाना, और गेट के बाहर तो बिल्कुल भी मत आना। वो कहता है ठीक है। वो उसमें वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद तो जो विशाल होता है वो थोड़ी देर बैठा हुआ होता है। बैठे होने के बाद ना उसको ना गेट के बाहर से ना आवाज़ें आती हैं, मतलब कोई उससे ना ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। तो उसे लगता है कि रानी मुझे बुला रही होगी शायद। तो जो महेंद्र होता है वो दोबारा आ जाता है, जो उस घर का सेवक होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें आवाज़ें तो आ रही है, पर तुम गलती से भी इस कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर गलती से भी रानी सा उठ गई ना, तो
तुम बचोगे नहीं। वो कहता है ठीक है। तो करने के बाद ना वो दोबारा विशाल ना लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। तो कुछ मतलब उसकी आंख लगी थी और घड़ी में 3 जैसे ही बजे थे, जो उसके साइड में जो बॉटल पड़ी होती है वो एकदम से गिर के टूट जाती है। टूटने के बाद वो एकदम खड़ा हो जाता है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो जो उस घर का सेवक होता है महेंद्र एक बार दोबारा आता है और कहता है तो मैंने तुम्हें मना किया है ना, ये तुमने क्या किया, तुमने बॉटल नीचे गिरा दी है। वो कहता है मैंने ये बॉटल नहीं गिराई, ये बॉटल अपने आप गिरी है, मैं तो सो रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम मत करो ऐसा, मत करो। और बाहर से ना एकदम से ना जो ऐसा लगता है कि रानी सा महेंद्र को बुला रही है, बहुत जोर जोर से महेंद्र की वो आवाज़ मतलब उसको बुलाती है कि, और वो उसे कहता है, विशाल उसे कहता है तुम्हें रानी सा बुला रही हो। कहता है हाँ मुझे बुला रही है, क्योंकि वो मुझे इसलिए बुला रही है क्योंकि मैंने तुम्हें ये बोल दिया, कल जाने के लिए मैंने तुम्हें बोल दिया, वो इसलिए मुझे बुला रही है। तो वो कहता है कि तुम बस ना इस कमरे से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस कमरे से बाहर मत आना, सुबह होते ही इस घर से चले जाना। वो कहता है ठीक है। वो बैठता है, बैठने के बाद उस गेट को बंद करके महेंद्र वहाँ से चला जाता है। तो सब कुछ जैसे महेंद्र बाहर जाता है ना, सब कुछ एकदम ऐसे शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बट वो शांति सिर्फ थोड़ी देर की ही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही ना बाहर से ऐसा लगता है कि महेंद्र बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। उसके बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो, जैसे उसे कोई मार रहा है। इतनी तेज तो उसके चिल्लाने की आवाज़ें बाहर से आती है। तो विशाल एकदम डर जाता है कि महेंद्र को क्या हुआ, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। तो वो उठता है डरते डरते, और जैसे उस गेट को खोलता है तो बाहर कुछ भी नहीं होता। बाहर एकदम शांत हो जाती है सारी चीज़ें, और देखता है तो रानी सा तो उसके बाहर आ रही होती है और उसे कहती है तुम बाहर आ ही गए, तुम्हें तो महेंद्र ने मना किया था कि तुम बाहर मत आना, पर तुम बाहर आ ही गए, ठीक है अब तुम भी रहो इस हवेली में। तो वो चीज़ को सुनते ना डर जाता है कि ये रानी साहब बोल क्या रही है, और एकदम से महेंद्र को वो देखता है तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बाहर मत आना, तुम बाहर क्यों आए हो। वो उसे बहुत चिल्लाते हुए ये बात कहता है, और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था तुम बहुत ज़्यादा दर्द में हो। वो कहता है मैं कोई दर्द में नहीं था, तुम बाहर आए क्यों, मैंने तुम्हें मना किया था। तो वो जो विशाल होता है वो कुछ ना समझते हुए वो उस कमरे में दोबारा जाके गेट बंद करके सोने की कोशिश करता है, और वो सो भी जाता है। सोने के बाद सुबह हो जाती है। वो उठता है, कमरे से बाहर आता है, और वो सोचता है अब जाने की मेरी तैयारी हो गई। तो वो एक बार रानी सा के सामने दोबारा बैठता है। बैठने के बाद वो बोलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ। तो रानी बोलती है कि ठीक है, अब तुम अपनी फैमिली को कब ला रहे हो यहाँ पर, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए तो बोल ही दिया कि तुम अपनी फैमिली को ले आना। वो कहता है हाँ ठीक है, बस जैसे मैं अपने घर जाऊँगा तो ले आऊँगा। वो कहता है कि नहीं ज़रूरत थी क्या, मैं अपनी गाड़ी भेज देती हूँ, वो वैसे ही आ जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा सामान भी है वो भी लाना है। तो वो कहती है ठीक है, बट आप ऐसे जा नहीं सकते। वो कहते हैं क्यों। वो कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आपको तोहफा तो हमें देना बनता है। तो वो उसके सामने अपने हाथ की एक अंगूठी वहाँ रख देती है और एक सिंदूर की डब्बी वहाँ रखती है। वो उससे कहती है ये अंगूठी आपके लिए, सिंदूर आपकी बीवी के लिए, क्योंकि मैं तो उनको इतना जानती नहीं और ना मेरे को भी पता, तो अभी जब वो आएंगी तो मैं अच्छे से जान लूँगी, और ये उनके लिए। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो जो कहता है कि हाँ ये अंगूठी पहनिए ना आप, वो उस अंगूठी को लेता है और अपने हाथ में पहन लेता है। तो वो उसके आगे हाथ जोड़ता है। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो कहती हाँ ठीक है अब आप चाहिए। तो जाने पे जिस बस से वो आया था वो उसी बस में बैठा था। उस बस में बैठने पे वही कंडक्टर, वही ड्राइवर, और आज एक बूढ़ी औरत जो उसके साइड में ही बैठी थी। तो वो कंडक्टर उसे कहता आ गए तुम रत्नागढ़ से। वो कहता हाँ मैं आ गया। कहता कैसा रहा। वो कहता बढ़िया। तो यही बात सुन के जो उसके साइड में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है वो ये बात सुन लेती है, और वो कहती है तुम रत्नागढ़ से आए हो। कहता हाँ। वो कहते तुमने मेरा बेटा देखा। वो कहता कौन सा बेटा, मैं कैसे जानूँ, मैं तो रत्नागढ़ गया था, वहाँ पे कितने लोग होंगे मुझे क्या पता। वो कहता नहीं तुम कहाँ गए थे। वो कहता मैं हवेली में गया था। वो कहते तुमने फिर तो मेरा बेटा देखा होगा। वो कहते कौन, महेंद्र। वो कहती हाँ वो मेरा बेटा है। वो कुछ साल पहले, 10 साल पहले वो भी उस हवेली में गया था, और हवेली से वापस आया तो मेरी जो प्रेग्नेंट भी वो बहू थी
उसको ले जाने के लिए बोल रहा था कि अब हम वहीं रहेंगे। मैंने बहुत मना किया पर उसने बात नहीं सुनी और वो हमेशा के लिए वहीं चला गया, कभी वापस आया ही नहीं। मैं कभी उससे मिली ही नहीं 10 साल से। वो कहता है अच्छा। तो वो फिर से पीछे अपना सर रखता है सीट पर, आंखें बंद करके सो जाता है। जब उसका घर आता है तो वो घर उतरता है तो अपनी बीवी के पास बैठते ही बोलता है कि तुम चलो। वो बोलती चलो, कहाँ चलो? कहते चलो, मैंने घर ढूंढ लिया, तुम चलो। वो कहते हैं क्या ढूंढ लिया, चलते हैं, अभी घर पूरा सामान लेना है, सब कुछ लेना है, तभी तो जाएंगे। कहती है नहीं, वहाँ पे सब कुछ है, मैंने तो बहुत बड़ा ना घर देख लिया, हवेली टाइप, हम वहाँ रहेंगे, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट उसकी बीवी को कुछ सही नहीं लगता। उसकी बीवी कहती है तुमने कहाँ घर देखा? वो कहता है रत्नागढ़ में। उसकी बीवी एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने रत्नागढ़ की जितनी बार बात सुनी थी कि वहाँ से लोग कभी वापस नहीं हैं। वो कहती है तुम रुक जाओ, मुझे कुछ सोचना समझना। तो कहता है कुछ भी सोचना समझ नहीं, तुम जाओ फटाफट अपना बैग वैग पैक करो। और वो उसके हाथ में ना सिंदूर की डब्बी पकड़ा देता है। वो कहता है कि रानी सा ने कहा है कि तुम्हें ये सिंदूर लगा कर ही आना है। और वो वैसे उस घर की मालकिन है तो उनके लिए तो कर ही लेना और सिंदूर लगा ही लेना। वो अंदर जाती है और सिंदूर की डब्बी हनुमान जी के पास रखती है। वो उनसे हाथ जोड़कर यही कहती है कि भगवान मैं चाह तो रही हूँ बट मैं इस सिंदूर को नहीं लगा सकती, जो आपका बजरंग बली का सिंदूर है मैं वही लगाऊंगी, मैं ये सिंदूर नहीं लगाऊंगी। और अगर मेरे परिवार पे कोई भी संकट आए तो प्लीज़ आप उस संकट को हर लेना। वो सिंदूर को उनके पास रख के वही सिंदूर लगाती है जो बजरंग बली का उसके पास पड़ा होता है। वो उसी सिंदूर को लगा के आती है और एक कलावा लाती है जो हनुमान जी के पास पड़ा होता है। वो अपने हाथ पे और अपनी बेटी के हाथ में मान लेती है और अपने पति के पास जाती है तो उसको पति मना कर देता है एकदम से कि नहीं नहीं मैं नहीं बांधूंगा, और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो उसकी बीवी शॉक्ड हो जाती है कि इसने ये चीज़ क्यों नहीं करवाई जब मैं इसे बोल रही। तो वो अपने पति के पीछे पीछे चली जाती है। तो वो उसी बस में बैठे हुए थे और बैठे हुए वो वहाँ जब पहुँचते हैं कुछ टाइम बाद तो उसको ना वहाँ कुछ ना सही चीज़ महसूस नहीं होती है, एकदम ना अजीब सी नेगेटिविटी वाइब्स उसको वहाँ से आ रही होती है। और जब वो घर के एकदम पास आ जाती है तो वो कहती है अंदर चलो। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे वापस घर चलो। वो कहता है नहीं अंदर चल। वो कहते हैं कि एकदम विशाल को क्या हो गया कि वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, अंदर चल। कहती है मैं नहीं जा रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। वो कहता तुझे तो अंदर चलना पड़ेगा ही। और वो उसे तू करके बात करना स्टार्ट करता है और एकदम से वो कहता है मैं रानी साहब को ही मुझे बुलाना पड़ेगा। और रानी और उसके जो सेवक महेंद्र था उसको घर से बाहर बुलाते हैं। वो कहते हैं वो भी चीज़ उसकी देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तू अंदर चल। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जो उसकी बेटी होती है उसका हाथ पकड़ के वो खींचने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ से उसको एकदम ऐसी चीज़ लगता है कि वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो कहते हैं कि तुम नहीं आओगे? वो कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊँगा। और वो अंदर उस घर के चला जाता है। उस घर के अंदर जाने के बाद वहाँ से ना बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जैसे कि विशाल बहुत ज़्यादा दर्द में उसे कोई मार रहा है। बट जो उसकी बीवी होती है उसकी बच्ची होती है वो उसकी जो माँ होती है वो अपनी बच्ची कहती है चलो वापस चलो यहाँ से, छोड़ने दो, वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो तुम्हारे पापा की आवाज़ नहीं है, तुम चलो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से जब चले जाते हैं तो बस में बैठे ही होते हैं। तो उसकी बेटी उससे पूछती है मम्मी आप पापा वहाँ पे थे तो हम वहाँ से आ गए, उनको हम बचाने क्यों नहीं गए? तो उसकी माँ यही बोलती है वो तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम्हारे पापा कभी रतनगढ़ से वापस आए ही नहीं हैं। वो बस एक छलावा था या क्या था जो हमें उस घर के अंदर ले जाना चाहता था, पर वो तुम्हारे पापा नहीं है और अब तुम्हारे पापा कभी वापस आएंगे भी नहीं। और वो फैमिली आज तक वो दोनों ऐसी हैं। और वो उस चीज़ को सुन के भी मतलब इस कहानी को सुन के भी थोड़ा शॉक होता है कि अभी भी ये चीज़ें मतलब होती है और क्या मतलब कि चीज़ क्या वो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। सो आज की वीडियो भी इसी पे ही थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।